गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमें फाइनल के 7th पेपर का भारतीय समाज पर दृष्टिकोण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत आपको पहले भी बता चुकी हूँ। टॉपिक है समाजशास्त्र के अग्रणी यानी पायोनियर्स, जो 5 हैं: ऑगस्ट कॉम्ट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमाइल दुर्खीम और मैक्स वेबर, जिनमें हम ऑगस्ट कॉम्ट और स्पेंसर का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम अध्ययन करेंगे कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र विषय में विशिष्ट योगदान रहा है। इन्होंने समाज को समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य से समझने में विशेष दिशा प्रदान की है। मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, समाज में परिवर्तन के प्रारूप, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाज के इतिहास की भौतिकवादी यानी आर्थिक व्याख्या, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा आदि महत्वपूर्ण अवधारणाओं एवं सिद्धांतों को प्रतिपादित करके समाजशास्त्र विषय के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम जो कुछ बिंदु हैं जिनके अंतर्गत अब इनकी अवधारणा और सिद्धांतों का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। पहला है अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा, दूसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तीसरा है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, चौथा इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या और पांचवा है अलगाव का सिद्धांत। तो सबसे पहले अध्ययन करते हैं कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने समाजशास्त्र की जो व्याख्या की उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य है। इनके मतानुसार अतिरिक्त मूल्य का अर्थ वह है किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्च आता है और खर्चे की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बेची जाती है उसके बीच के अंतर को कहते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसे एक कुर्सी के निर्माण में निम्न मदों के अंतर्गत खर्चा किया जाता है। मान लीजिए 4 रुपये की लकड़ी लगी, 2 रुपये की कीलें, बढ़ई को कुर्सी बनाने के 10 रुपये दिए। इसके अतिरिक्त कुर्सी के निर्माण के लिए पूंजीपति ने स्थान और वित्तीय व्यवस्था में 2 रुपये खर्च किए। इस प्रकार से कुर्सी की कुल लागत 18 रुपये आई। पूंजीपति ने इस कुर्सी को बाजार में 28 रुपये में बेचा। एक कुर्सी पर 10 रुपये का लाभ हुआ। मार्क्स के अनुसार यह 10 रुपये अतिरिक्त मूल्य है जिसको पूंजीपति प्राप्त करता है। कुर्सी के निर्माण में बढ़ई यानी मजदूर ने अधिक मेहनत की, श्रम किया, जिसके परिणाम स्वरूप 10 रुपये का लाभ हुआ, लेकिन पूंजीपति श्रमिक को इस 10 रुपये में से कुछ भी नहीं देता है और स्वयं हड़प जाता है। मार्क्स मानते हैं कि श्रमिक यानी जो बढ़ई है उसके पास उत्पादन के साधनों को जुटाने के जो शक्ति है, जो दक्षता है वो नहीं है। इस कारण श्रमिक बढ़ई अपना पूंजीपतियों को अपना श्रम बेच देता है और उसके श्रम के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य जो कुर्सी से प्राप्त होता है वह सारा का सारा पूंजीपति हड़प ले जाता है। तो शोषक यानी पूंजीपति और शोषित यानी श्रमिक में संघर्ष का मूल कारण यह अतिरिक्त मूल्य ही है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति व्यवस्था की बुराइयों का मूल कारण है। दूसरा बिंदु है कार्ल मार्क्स का, वह है वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा। मार्क्स मानते हैं कि समाज में हमेशा 2 वर्ग होते हैं, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों और उत्पादन के संबंधों पर स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक, स्वामी, जमींदार, बुर्जुआ, पूंजीपति आदि किसी न किसी रूप में होते हैं। इसी क्रम में शोषित वर्ग के विभिन्न रूप जैसे दास, गुलाम, किसान, श्रमिक, मजदूर आदि होते हैं। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र लिखा। उसके अंतर्गत उन्होंने लिखा है कि आज तक अस्तित्व में जो समाज है उसका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये दोनों यानी शोषक और शोषित वर्ग अपनी अपनी समस्याओं, हितों, लक्ष्यों, परिस्थितियों आदि के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स ने भविष्यवाणी की है कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आएगा जब सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग पूंजीपति वर्ग और एवं व्यवस्था को समाप्त कर देगा। पूंजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी जिसमें शोषक वर्ग का अंत हो जाएगा। इसके साथ साथ समाज में असमानता का भी अंत हो जाएगा। वर्गभेद नहीं रहेगा। श्रमिकों को पूंजीवादी जो दुख हैं उनसे छुटकारा मिल जाएगा। अब कार्ल मार्क्स का तीसरा जो योगदान है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद।
कार्ल मार्क्स पर हीगल का प्रभाव पड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप मार्क्स ने हीगल के द्वंद्ववाद को अपने दृष्टिकोण से संशोधित किया, जो निम्न है। मार्क्स ने हीगल के आत्मा द्वंद्ववाद से भिन्न भौतिक द्वंद्ववाद को प्रतिपादित किया। उनके अनुसार विश्व का मूल भी पदार्थी है। मार्क्स कहते हैं कि सबसे पहले विश्व के पदार्थों यानी आर्थिकी में परिवर्तन होता है और उसके बाद सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक, राजनीतिक, कला, साहित्य, विज्ञान आदि में परिवर्तन होता है। द्वंद्वात्मक सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स की मान्यता है कि समाज में संघर्ष एवं द्वंद्व होता है। यह संघर्ष प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया में से गुजरता है। कोई वस्तु होती है, वह है वाद। उस वस्तु में इस वाद के विरुद्ध तत्व विद्यमान होते हैं, वह है प्रतिवाद। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके कारण एक नवीन स्वरूप विकसित हो जाता है। यह नवीन स्वरूप संवाद कहलाता है। कुछ समय बीतने के बाद संवाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। इस नवीन वाद के विरुद्ध फिर एक नया प्रतिवाद भी विकसित होता है। इन वाद और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, जिसके परिणाम स्वरूप नवीन संवाद विकसित होता है। मार्क्स मानते हैं कि विश्व के भौतिक जगत में पदार्थों में मतभेद, संघर्ष निरंतर चलता रहता है और समाज का विकास होता रहता है। मार्क्स ने भौतिक द्वंद्ववाद के द्वारा वर्ग संघर्ष की व्याख्या की है। प्रत्येक युग में शोषक एक वाद के रूप में होता है, शोषित एक प्रतिवाद के रूप में होता है, जिनमें संघर्ष होता है। परिणाम स्वरूप एक नवीन संवाद विकसित होता है, जो कुछ समय बाद एक वाद का रूप ग्रहण कर लेता है। यह वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाज कल्पनालोकीय संवाद की अवस्था तक नहीं पहुंच जाता। तो सार रूप में हम कह सकते हैं कि यही कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है। इसके बाद कार्ल मार्क्स का नेक्स्ट बिंदु आता है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या। कार्ल मार्क्स ने मानव इतिहास की व्याख्या का मूल कारण या आधार जो है भौतिक या आर्थिक ही बताया है। इन्होंने क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी में लिखा कि उत्पादन के साधन, उत्पादन की प्रणाली, उत्पादन के संबंधों द्वारा समाज व संस्कृति में परिवर्तन होता है। मार्क्स के अनुसार सर्वप्रथम आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है, उत्पादन के साधनों और उत्पादन की शक्तियों में परिवर्तन आता है। इन परिवर्तनों का प्रभाव सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया को परिवर्तित करता है। मार्क्स ने आर्थिक कारकों को कारण माना, अन्य सभी जैसे सामाजिक परिवर्तन को परिणाम माना। आर्थिक कारक चालक है, सामाजिक परिवर्तन उसमें गति प्राप्त करता है। क्योंकि कार्ल मार्क्स सामाजिक परिवर्तन का एकमात्र कारण आर्थिक कारक को मानते हैं, इसलिए इनका सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत आर्थिक निर्धारण या निर्णायकवाद का सिद्धांत कहलाता है। इसलिए इतिहास की व्याख्या आर्थिक आधार पर की है, इसलिए इनको इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का कट्टर समर्थक कहा गया है। इसके बाद आता है कार्ल मार्क्स का अलगाव का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स ने अलगाव का सिद्धांत भी प्रतिपादन किया। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था को अलगाव की अवधारणा के बिना नहीं समझ सकते। मार्क्स की मानता है कि समाज में अलगाव की देन आधुनिक पूंजीवादी व्यवस्था का परिणाम है। वो लिखते हैं कि आदिकाल में श्रम का विभाजन नहीं था, मशीनें नहीं थीं, व्यक्ति स्वयं अपने हाथों से वस्तु का उत्पादन प्रारंभ से लेकर अंत तक करता था। वस्तुओं के बनाने में उसे मानसिक संतोष मिलता था, लेकिन जैसे जैसे श्रम का विभाजन बढ़ा, उत्पादन साधनों में विकास हुआ, वैसे व्यक्ति का उत्पादित वस्तुओं, श्रम आदि से अलगाव होता चला गया। नए नए उपकरणों के आने से वस्तु की उत्पादन की प्रक्रिया में व्यक्ति छोटा सा हिस्सा बनकर रह गया। श्रमिक का उत्पादन की प्रक्रिया में कोई अधिकार नहीं रह गया, उसमें कार्य के प्रति अरुचि पैदा कर दी। मार्क्स बताते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था ने श्रमिकों, मजदूरों, कारीगरों आदि में काम के प्रति अलगाव पैदा कर दिया है। इस अलगाव की भावना के कारण व्यक्ति का स्वयं से और दूसरों के साथ उनके संबंधों में अलगाव पैदा हो गया है। वह अपने आप को अलग अलग महसूस करता है। जब कभी भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें उदास श्रमिक तोड़ फोड़ करता है। मार्क्स के मतानुसार पूंजीवादी व्यवस्था ने अलगाव जैसी हानिकारक भावना पैदा कर दी है। मार्क्स ने समाजशास्त्र में जो योगदान किया है, उनके अनुसार उनका महत्व समाजशास्त्रियों में बढ़ गया है। एक समाजशास्त्री के रूप में मार्क्स का जो है विशिष्ट योगदान रहा है।